नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। अफजल अंसारी का सरकारी आवास खाली कराया गया है। लोकसभा की सदस्यता जाने के बाद आवास खाली हुआ है। 22 जनपद पर अफजल अंसारी को मिला था आवास। अफजाल को गैंगस्टर मामले में दोषी ठहराया गया था। सजा के बाद अफजाल की चली गई थी सदस्यता। यूपी के गाजीपुर में बसपा सांसद थे अफजल अंसारी। जेल में है अफजल अंसारी। परिवार ने खाली किया है उनका आवास। तो बता दें, अफजल अंसारी को गैंगस्टर मामले में दोषी ठहराया गया था। अफजल अंसारी का आवास खाली कराया गया है। परिवार ने खाली किया है उनका आवास। सजा के बाद अफजल की सदस्य चले जाने के बाद आज उनके आवास को खाली कराया गया है। यूपी के गाजीपुर से बसपा सांसद थे अफजल अंसारी। अभी जेल में बंद है अफजल अंसारी। परिवार ने आवास को खाली कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। अफजल अंसारी के आवास को खाली कराया गया है। सरकारी आवास खाली कराया गया है। परिवार ने उनके सरकारी आवास को खाली किया है। लोकसभा की सदस्यता जाने के बाद आवास खाली कराया गया है। वहीं उधर एनसीपी प्रमुख शरद पवार को धमकी मिली है। आपको बता दें, इस वक्त की दूसरी खबर, बड़ी खबर, शरद पवार को जान से मारने की धमकी मिली है। ट्विटर के जरिए शरद पवार को धमकी मिली है। ट्विटर हैंडल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। मुंबई पुलिस कमिश्नर से मिलने पहुंचे एनसीपी कार्यकर्ता। इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। शरद पवार को जान से मारने की धमकी मिली है। ट्विटर के जरिए आरोपी ने शरद पवार को जान से मारने की धमकी दी है। इसको लेकर मुंबई पुलिस कमिश्नर से मिलने पहुंचे एनसीपी कार्यकर्ता। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। मुंबई पुलिस कमिश्नर से मिलने पहुंचे एनसीपी कार्यकर्ता। शरद पवार को ट्विटर के जरिए जान से मारने की धमकी मिली है, जिसको लेकर अभी एनसीपी कार्यकर्ता मुंबई पुलिस कमिश्नर से मिलने पहुंचे हैं। शिकायत लेके पहुंचे। ट्विटर हैंडल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। शरद पवार को ट्विटर के जरिए जान से मारने की धमकी मिली है, जिसको लेकर एनसीपी कार्यकर्ता मुंबई पुलिस कमिश्नर से मिलने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ जांच की मांग की है। तो बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। शरद पवार को जान से मारने की धमकी मिली है। मुंबई पुलिस कमिश्नर से मिलने पहुंचे एनसीपी के कार्यकर्ता। ट्विटर हैंडल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। मुंबई पुलिस कमिश्नर से मिलने पहुंचे एनसीपी के कार्यकर्ता। तो आपको बता दें, शरद पवार को ट्विटर के जरिए जान से मारने की धमकी मिली है, जिसको लेकर एनसीपी कार्यकर्ता मुंबई पुलिस थाने में कमिश्नर से मिलने पहुंचे और ट्विटर हैंडल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। तो बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। शरद पवार को जान से मारने की धमकी मिली है। एनसीपी के नेता शरद पवार को जान से मारने की धमकी मिली है, जिसको लेकर एनसीपी कार्यकर्ता थाने में पहुंचकर पुलिस कमिश्नर से ट्विटर हैंडल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। वहीं अगली खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां लखनऊ में गैंगस्टर संजीव जीवा हत्याकांड का मामला। आपको बता दें, संजीव जीवा हत्याकांड में पीआईएल दाखिल हुआ है। सीबीआई हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच की मांग की गई है। याचिका पर 13 जून को हो सकती है सुनवाई। अधिवक्ता मोतीलाल यादव ने दाखिल की है याचिका। आपको बता दें, यूपी बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष की हत्या का भी जिक्र किया गया है। तो सीबीआई हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच की मांग की गई है। जीवा हत्याकांड मामले में, गैंगस्टर संजीव जीवा हत्याकांड मामले में पीआईएल दाखिल की गई है। सीबीआई हाईकोर्ट से रिटायर्ड जज से जांच करवाने की मांग की गई है। अधिवक्ता मोतीलाल यादव ने इस याचिका को दाखिल किया है। उन्होंने कहा है कि इस याचिका पर सीबीआई हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच कराने की मांग की है। इस याचिका में यूपी बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष का भी जिक्र किया गया है। आपको बता दें, इस मामले में रिटायर्ड जज से जांच कराने की मांग की गई है। संजीव जीवा हत्याकांड में पीआईएल दाखिल हुई है, जिसको लेकर सीबीआई हाईकोर्ट से रिटायर्ड जज से जांच कराने की मांग की गई है। याचिका पर 13 जून को हो सकती है सुनवाई। अधिवक्ता मोतीलाल यादव ने इस याचिका को दाखिल किया है। यूपी बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष की हत्या का भी इस याचिका में जिक्र किया गया है।
वहीं अगली बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली के बीजेपी नए ऑफिस का शिलान्यास, दीनदयाल मार्ग पर नए ऑफिस का शिलान्यास हुआ है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसका शिलान्यास किया है। दिल्ली बीजेपी का नया दफ्तर 5 मंजिला होगा। आपको बता दें, इस वक्त की ताजा खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। बीजेपी के नए ऑफिस का शिलान्यास किया गया है, जिसका जेपी नड्डा ने इस ऑफिस का नया शिलान्यास किया है। इसका जो ऑफिस है वो दीनदयाल मार्ग पर नए ऑफिस का शिलान्यास किया गया है। दिल्ली में बीजेपी के नए ऑफिस का शिलान्यास किया गया है। इस ऑफिस का नया शिलान्यास बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया है। इस दौरान दिल्ली बीजेपी का 5 मंजिला नया दफ्तर है। तो दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नए भवन, नए शिलान्यास किया है। तो दिल्ली में बीजेपी को नया ऑफिस मिला है, जिसका शिलान्यास बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया है। दिल्ली बीजेपी को नया दफ्तर 5 मंजिला होगा। तो दिल्ली में बीजेपी के नए ऑफिस का शिलान्यास किया है। जेपी नड्डा ने इसका शिलान्यास किया है। यह ऑफिस 5 मंजिला होगा। इस दौरान दीनदयाल मार्ग पर नए ऑफिस का शिलान्यास हुआ है। तो पूरी पूजा पाठ के बाद इस ऑफिस का शिलान्यास किया है। जेपी नड्डा ने इस ऑफिस का शिलान्यास किया है। पूजा विधि विधान के बाद इस ऑफिस का शिलान्यास किया गया है। दिल्ली के बीजेपी को नया ऑफिस मिला है, जिसका शिलान्यास बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा किया गया है। इस ऑफिस को 5 मंजिला बनाया गया है। तो तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि पूरी विधि विधान के साथ इस ऑफिस का शिलान्यास किया गया है। जेपी नड्डा ने इस ऑफिस का शिलान्यास किया है। इस दौरान कई नेता वहां पे मौजूद हैं। इस ऑफिस को 5 मंजिला बनाया गया है। तो दिल्ली में बीजेपी का नए ऑफिस का शिलान्यास किया गया है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस ऑफिस का शिलान्यास किया है। शिलान्यास पूरे पूजा पाठ विधि विधान के साथ इस ऑफिस का शिलान्यास किया गया है। तो आपको बता दें, इस ऑफिस का 5 मंजिला बनाया गया है। सीधे ले चलते हैं आपको दिल्ली के बीजेपी दफ्तर, जहां जेपी नड्डा मौजूद है। और उन्होंने 1100 ग्रेड में चर्चा करते हुए कहा कि क्या हम इन्हीं सरकारी भवनों में ही अपना कार्यालय चलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का कोई अपना कार्यालय बनेगा। और उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी होते थे। उन्होंने कहा हम उसकी योजना बनाते हैं और जरूर हम कार्यालय बनाएंगे। आपको जानकर के खुशी होगी कि अमित शाह जी ने पूरे देश में हर जिले में कार्यालय बने, इस बात को लेकर के उन्होंने निश्चय किया और 887 कार्यालय बनाने का हम लोगों ने निर्णय किया। आज मुझे खुशी है कि 500 से ज्यादा कार्यालय बनकर तैयार होकर समर्पित कर दिए गए। 166 कार्यालयों पर काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है और यह 167वां कार्यालय होगा जिसमें काम शुरू हो जाएगा, ये भी हमको ध्यान रखना। और लगभग कुछ कार्यालय है जिनकी जमीन को लेने की प्रक्रिया चल रही है। यह कार्यालय मुझे बताया गया है कि 4 स्टोरी बिल्डिंग होगी। ये हम सब जानते हैं कि इसमें एक बड़ा ऑडिटोरियम होगा, इसमें हमारे ऑफिसेज होंगे, प्रेस के लिए मीट करने के लिए एक अलग से ऑडिटोरियम होगा और छोटी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस करने के लिए अलग से व्यवस्था होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह कार्यालय डिजिटल
और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से इक्विप होगा और मॉडर्न फैसिलिटी से इक्विप होगा, जो हमारे कार्यकर्ता इसका उपयोग करेंगे। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे कार्यकर्ताओं को इस कार्यालय का उपयोग करते हुए पार्टी को बढ़ाना, पार्टी के लिए नई रणनीति बनाना, पार्टी कैसे आगे बढ़े इसको सोचने के लिए इस स्थान का उपयोग होगा। इसके लिए भी मैं आप सबको बधाई देता हूं। मित्रों, एक बात हमको समझनी चाहिए, ये बीजेपी का ऑफिस नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, ये बीजेपी का कार्यालय है। और जब मुझसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑफिस एंड कार्यालय, ऐसे ऑफिस 10 बजे खुलता है और 5 बजे बंद हो जाता है, और कार्यालय का दरवाजा कभी भी बंद नहीं होता 24/7/365। शाम में जब ऑफिस बंद होता है तो कार्यालय की चहल पहल बढ़ जाती है। और ये जगह ऑफिस नहीं है, ये कार्यालय है। और कार्यालय नहीं है, ये संस्कार केंद्र है और संस्कारों को देने का रास्ता है। ये भी हमको समझना चाहिए। जब मैं पूर्णकालिक था तो मुझसे कोई पूछता था, बताइए बीजेपी क्या है, बताइए एबीपी क्या है, तो मैं उनको कहता था कार्यालय आ जाओ, अपने आप समझ में आ जाएगा कि बीजेपी क्या है और एबीपी क्या है। ये इसलिए कि कार्य करने की विधि, उसकी जगह कार्यालय है, इसलिए ये संस्कारों को देने वाला कार्यालय है। इसको भी हमको समझना चाहिए। और हम सब लोग ये भी कहते थे कि 5 कैसे पार्टी चलती है, कार्यालय, कोष, कार्यकर्ता, कार्यकारिणी, कार्यक्रम, तो इसमें कार्यालय भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंग होता था। आज इस कार्यालय को इसमें हम शामिल हुए हैं, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन हमको एक बात और ध्यान रखनी चाहिए, जो हमारी पार्टी अन्य पार्टियों से अलग है। अब सारी पार्टियों को देख लीजिए, देश में सारी पार्टियां, ये सारी पार्टियां सत्ता के लिए होगी, लेकिन विचार से शून्यता की ओर जा रही है। ये वैचारिक पार्टियां नहीं। मैं बाकी पार्टियों की क्या बात करूं? अब तो कांग्रेस पार्टी भी कांग्रेस से हाथ मिला करके बीजेपी से लड़ने को तैयार हो रही, यानी शून्यता की ओर जा रही है। लेकिन हमारी पार्टी एक आइडियोलॉजी से बेस्ड विचारों पर खड़ी पार्टी है। जो बात 52 में हमने कही, जिस बात के लिए 53 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान हो गए, उस यात्रा को चलते चलते, चाहे हमने 2019 की 6 अगस्त को हमने वो धारा 370 धाराशाही किया, लेकिन वो विचार यात्रा हमारी चलती है। कोई पार्टी ऐसी नहीं है, कोई पार्टी जो एक विचारधारा के लिए सतत चलती रहे और उसको पूरा करे। अगर हमने पालनपुर में प्रस्ताव पारित किया कि हम राम जन्मभूमि के स्थान पर राम मंदिर बनाएंगे, तो बहुत उतार चढ़ा हुआ है। एक बार नहीं, सैकड़ों बार जेल भरी। हमने नारा लगाते रहे, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हमारे विरोधी पूछते रहे, राम लला तुम आओगे, हम आएंगे, मंदिर वहीं बताएंगे, तिथि कब बताएंगे? यह तिथि भी बताई, प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास भी किया, और अब एक भव्य राम मंदिर बन करके तैयार हो रहा है। यह बैठा दीजिए, पानी पिला दीजिए। उसी तरीके से हमारे आर्थिक प्रस्ताव को देखें, हमारे आर्थिक प्रस्ताव को देखें तो आर्थिक प्रस्ताव में दुनिया की जितनी भी देश की पार्टियां थी, उन पार्टियों ने समय सॉल्व कर लिया, यू टर्न कर लिया, जो कहा उससे बदल गए। लेकिन हम लोगों ने, अगर दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय कहा, तो उस अंत्योदय को बढ़ाते, अगर दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद कहा, तो उसको आगे बढ़ाते हुए अंत्योदय ले गए, और अंत्योदय के बाद मोदी जी ने
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, वो यात्रा चलाए रखें। और आज उसी के तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। ये आत्मनिर्भर भारत, लोग हंसते थे हमारे ऊपर, ये आत्मनिर्भर कैसे होगा? आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भरता की ओर जा रहा है और आगे बढ़ रहा है, और छलांग लगाता हुआ आगे बढ़ रहा है। यह भी हमको समझना चाहिए। न्यूक्लियर पावर पर हमारी नीति स्पष्ट थी। हमने कहा था कि हम न्यूक्लियर पावर बनेंगे। कांग्रेस में ताकत नहीं थी, बोलती जरूर थी, करने में हमेशा डरती थी। लेकिन ये अटल बिहारी वाजपेयी जी जब भारत के प्रधानमंत्री बने तो दुनिया के सामने उन्होंने 1998 के मई महीने में आकर के कहा कि हमने परमाणु परीक्षण कर लिया है और ये हो गया है। इसलिए हमें फक्र होना चाहिए कि हम वैचारिक पार्टियां जो विचार लेते हैं, तय करते हैं, उस पर अडिग रहते हैं। हम एक कैडर बेस्ड पार्टी भी है, और हमारे विरोधी भी कहते हैं बार बार दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। आज हमारे 18 करोड़ के आसपास की मेंबरशिप, 37 स्टेटों में हमारी यूनिट, 973 हमारे डिस्ट्रिक्ट की कमिटीज, 15,432 हमारे मंडल कमेटी, हमारे 1,16,000 शक्ति केंद्र और 6,80,000 बूथ पर हमारा अध्यक्ष और समिति है। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी केंद्र बेस्ड पार्टी है, और इसी के आधार पर हम लोग भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं। हमारी मास फॉलोइंग है। आज हमारे 303 लोकसभा में एमपी है, 93 हमारे राज्यसभा में एमपी, 13,385 हमारे एमएलए हैं, हमारे 164 एमएलसी हैं, और सैकड़ों के हिसाब से हमारे मेयर और हजारों के हिसाब से हमारे जिला परिषद के, पंचायत के अध्यक्ष और मेंबर है। ये भारतीय जनता पार्टी है। ये सारी बातें मैं क्यों बोल रही हूं? क्योंकि वी आर आइडियोलॉजिकल बेस्ड, वी आर काडर बेस्ड, and we have a mass following. This is the only political party which has it. ये अकेली political party है जिसको हमको समझना चाहिए। देखिए, हम समय समय पर अपने दृष्टि से राजनीति को चालना भी देते हैं, और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की राजनीति की सरकार ही नहीं बदली से संस्कार भी बदल दिया, संस्कृति भी बदल दी। इस बात को हमको समझना चाहिए। वंशवाद से विकासवाद तक, वंशवाद से प्रजातंत्र को मजबूत करने वाला, परिवारवाद से निकल करके एक साधारण से घर से निकलने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री भी बन सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकता है, प्रदेश का अध्यक्ष भी बन सकता है, मुख्यमंत्री भी बन सकता है। ये अगर संस्कार आए तो भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व के कारण से आए। ये वोट बैंक की राजनीति से हम निकल करके आज रिपोर्ट कार्ड की राजनीति पर आ गए। हमारे विरोधियों को भी अपना रिपोर्ट कार्ड देना पड़ता है। यह हमारी परिस्थिति बनी, और इसलिए मित्रों, मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आज हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हम 2023 में खड़े हैं, अमृतकाल की शुरुआत में खड़े हैं। हम लोगों ने 2047 देखना है, और उस 2047 में मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली पार्टी को आगे बढ़ाते हुए एक विकसित भारत में अपना योगदान करना है। उसके लिए हमको काम में जुटना है। आप याद कीजिए 2014 से पहले कैसा भारत हो गया। तो दिल्ली से बीजेपी दफ्तर कार्यक्रम के दौरान जेपी नड्डा को सुन रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी ऑफिस नहीं दफ्तर है। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर मुख्तार अंसारी के बेहद नजदीकी और कुख्यात अपराधी संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा के मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। पता चला है कि उसकी हत्या कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के जरिए कराई गई थी, जिसके लिए 20 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि माफिया से नेता बने अतीक अहमद के अशरफ नाम के दोस्त ने इसके लिए सुपारी दी थी। ये पूरी डील पड़ोसी मुल्क नेपाल में हुई थी। बता दें कि कोर्ट परिसर में संजीव जीवा की गोलियों से भूनकर हत्या मामले में 6 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। कचहरी के एंट्री गेट पर तैनात 6 पुलिसकर्मियों को परिसर में दाखिल होने वाले लोगों की चेकिंग में लापरवाही बरतने के आरोप में सस्पेंड किया गया है। तो संजीव जीवा हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। पूछताछ में शूटर विजय यादव ने कई राज उगले हैं।
शूटर विजय यादव ने 20 लाख में डील हुई थी, इसको लेकर उसने खुलासा किया। इस मामले में पुलिस में लापरवाही को लेकर 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। तो आपको बता दें, जीवा हत्याकांड मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी विजय ने 20 लाख की फिरौती को अंजाम दिया है, इस बात का उसने खुलासा किया है। इसको लेकर लापरवाही बरतने के आरोप में 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी किया गया है। पूछताछ में शूटर विजय ने बड़ा खुलासा करते हुए 20 लाख में हत्याकांड की डील हुई थी, इसको लेकर उसने खुलासा किया है। साथ ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लापरवाही बरतने के आरोप में 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया है। पूछताछ में शूटर विजय यादव ने वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रियम पाठक लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। प्रियम पाठक, आखिरकार क्या 20 लाख रुपए के लेकर ये इस मामले की हत्या की गई थी जीवा को? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से परसों लखनऊ के कोर्ट के अंदर ये गोलीकांड हुआ और जिसमें एक कुख्यात अपराधी संजीव महेश्वरी उर्फ रीवा की गोली मारकर हत्या कर दी गई, कोर्ट के अंदर ये घटना पूरी घटी और उसके बाद कहीं ना कहीं अफरा तफरी का माहौल भी बचा। जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया उसका नाम विजय यादव है। पुलिस ने उसको तुरंत गिरफ्तार किया। जिस हथियार से इस पूरे गोलीकांड को अंजाम दिया गया उस हथियार को भी बरामद किया और वो हथियार भी इम्पोर्टेड हथियार जो है वो पाया गया है। दूसरे देश से वो हथियार जो था वो आया हुआ था और जो जानकारी है उसके मुताबिक पुलिस को पूछताछ में कई अहम जानकारियां जो हैं वो मिली हैं, जिसमें इस बात का भी सूत्र के मुताबिक कबूलनामा विजय यादव ने किया है कि उसने 20 लाख रुपए लेकर इस पूरी घटना को लेकर संजीव रीवा की जो है हत्या की सुपारी ली थी और उसके बाद उसने इस घटना को पूरा अंजाम दिया। कई दिनों से वो रेकी कर रहा था, हर एक चीज़ की जानकारी उसके पास में थी कि कब कोर्ट में संजीव रीवा जाएगा, कितने बजे उसकी सुनवाई होगी, किस तारीख को उसकी पेशी लगी है, उसकी सुरक्षा में कितने कर्मचारी रहते हैं, किस तरीके से वो कर्मचारी उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं, कोर्ट के अंदर सुरक्षा व्यवस्था क्या इस तरीके से रहती है। इन सभी चीज़ों को उसने पहले बाखूबी जो है उसको परखा था और उसके बाद उसको जब ये सभी जानकारियां मिल गई उसके बाद उसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। जिसके बाद अब पुलिस की तरफ से भी कार्रवाई जो है वो देखने को मिली है। कोर्ट परिसर की सुरक्षा में लगे हुए 6 पुलिसकर्मी, जिसमें एक महिला पुलिसकर्मी भी है, एक महिला पुलिसकर्मी सहित 6 पुलिसकर्मियों को जो है वो सस्पेंड किया गया है अपने कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में। इसके अलावा 3 सदस्यीय एक एसआईटी का गठन भी मुख्यमंत्री के आदेश के बाद उसको किया गया है। जो 3 सदस्यीय जो एसआईटी की कमेटी है वो 1 सप्ताह के अंदर यानी कि 7 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट जो है वो देगी कि पूरी घटना ये किस तरीके से हुई, किसके कहने पर हुई, कहां पर लापरवाही हुई और क्यों नहीं आखिर इस घटना को रोका जा सका। इन सभी बिंदुओं पर एसआईटी अपनी रिपोर्ट जो है वो दाखिल करेगी। अभी जो है फिलहाल ये देखा जा रहा है कि विजय यादव के कनेक्शन किस किस से रहे हैं, क्या वजह रही है, जिन लोगों ने सुपारी दी है उनका सुपारी देने के पीछे का क्या मकसद है। इसके अलावा कई और ऐसे अपराधी हैं, कुख्यात अपराधी हैं जिनके संपर्क में होने की बात विजय यादव की कही जा रही है कि उनके संपर्क में था और उन्होंने ही विजय यादव को जो है इस पूरी संजीव रीवा की हत्या की जो है वो सुपारी दी थी। हालांकि इन सभी पहलुओं को लेकर पुलिस अभी भी जांच चल रही है, पूछताछ उसकी जारी है, तफ्तीश दी जा रही है। विजय यादव के जो घर है वहां पर तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची, उसने वहां से कई चीजों को वहां पर जो है छानबीन करी गई, दबिश दी गई। लगातार सभी कड़ी देखी जा रही है। पुलिस इस बात प्रियम, इस मामले में विजय यादव ने 20 लाख की हत्याकांड में डील हुई थी, इसलिए को खुलासा किया है। फिलहाल आप बने रहिए इस खबर पर, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, बाकी की खबरें देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।